नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हरिहर काका। एक स्टोरी है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। मतलब इस स्टोरी से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखोगे। ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी तरह से मिथिलेश्वर जो इसके राइटर हुए हैं, मिथिला देश के रहने वाले थे, मिथिला राज्य के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम भी इन्होंने मिथिलेश्वर ही रखा था। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया बात ये है कि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा, वो हरिहर काका नामक एक पात्र को लेकर के इन्होंने उसको पूरा का पूरा अवतरण यहाँ पर कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस स्टोरी में लिखा है और ये स्टोरी आपके जीवन में आपको बहुत सोचने के लिए मजबूर करेगी। और मैं कहता हूँ इस स्टोरी से एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में जो है बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने सभी तरह के प्रश्न लिए हैं और ये मान के चलिए कि एक बार इस स्टोरी को यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, अर्थात आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी आपको देता हूँ और हर बात में ये कहता हुआ आया हूँ। तो इसलिए आप यहाँ पर जब तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप यहाँ पर पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और समझते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन जो है, रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। एक चीज़ को आप 10-10 बार पढ़िए, 20-20 बार पढ़िए, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप पढ़ोगे आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो स्थायी रूप से हो जाएगी और जब आप उस चीज़ को लिखना चाहोगे वो उस समय आपको याद आ जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बाद आपको कहीं से कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ इतना विश्वास आप ज़रूर रखिएगा। तो पढ़ते हैं आज हम लोग जो है हरिहर काका। एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, ज़बरदस्त स्टोरी है और इस स्टोरी को जो है सजाया है हमारे अच्छे से अच्छे राइटरों में गिने जाने वाले मिथिलेश्वर जो राइटर हैं उनके द्वारा। इनके द्वारा बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। इस राइटर के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी संचयन बुक है उसका पहला चैप्टर है हरिहर काका। इस संचयन बुक में 3 चैप्टर हैं जहाँ से पूरे के पूरे प्रश्न आने होते हैं। एक एक चैप्टर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से सारे चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर उठ करके आता है। मैं इतना विश्वास आपको यहाँ पर दिलाता हूँ कि यहाँ के बाद में आपको, मैंने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं हरिहर काका स्टोरी की ओर और देखते हैं इस स्टोरी में है क्या। तो आपको क्या है, पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना है। जो भी पॉइंट आपको लगता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे नोट करना चाहिए, उसे आप नोट करें। और नोट करने के बाद में सबसे मेन बात ये है कि उसे रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे मेन हथियार होगा। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं होता है तब तक वो चीज़ें हमारे स्थायी रूप से परमानेंट जो है वो नहीं होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए और पेन और नोटबुक ज़रूर साथ में लेके बैठिए। जब भी आप चैप्टर पढ़ें, जब भी आप कोई भी लेक्चर पढ़ें, कोई भी चीज़ देखें, उस समय इम्पोर्टेंट चीज़ आप अपने वहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। तो देखते हैं हरिहर काका ने यहाँ पर किस तरह की स्टोरी जो है मिथिलेश्वर ने हरिहर काका के बारे में लिखी है। एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये हैं हमारे मिथिलेश्वर जी, बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने जो कुछ भी लिखा, जैसा इन्होंने अपने जीवन में देखा है, उसे इन्होंने किसी न किसी स्टोरी के रूप में उसे लिखा है। ये इनकी मेन जो है बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो हरिहर काका स्टोरी को लिखते वक्त इनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, लेकिन उन्होंने उसे सामना किया। हरिहर काका जो एक स्टोरी है, इसके जो कथाकार हैं वो है मिथिलेश्वर, जो आप यहाँ देख रहे होंगे। इनके द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। मार्मिक मतलब होए मर्म प्लस इक
अर्थात मर्म इसका मूल शब्द है, मर्म इसमें मूल शब्द है और इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। इक क्या है, इसमें प्रत्यय है। जब भी मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है उस समय मूल शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें जो भी स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर म के अंदर अ साउंड है तो वो आ हो गया, बाकी वैसा का वैसा ही प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। म के अंदर ई जोड़ दिया तो इक हो गया, क्या बन गया आपका, मार्मिक शब्द यहाँ पर बन जाता है। ये मेरे यहाँ पर इसलिए बता दिया मैंने कि भाई ये चीज़ ये जो है आपके काम की बात है। ठीक है। कथा है जमीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है। ये कहानी का मूल भाव है कि यहाँ पर जो हरिहर काका है उनके पास करीबन 60 बीघा ज़मीन थी, यानी कि 16 बीघा ज़मीन जो है उनके पास थी। जो 60 बीघा जो ज़मीन थी वो बंटवारा करना चाहते थे। सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे, कैसी स्थिति रही क्या नहीं रही, वो सारी बातें यहाँ पर है। लेकिन कहा गया है कि जो ज़मीन और जो जायदाद है उसके कारण जो है आदमी अपनों से भी क्या हो जाता है, पराया हो जाता है। यही बात यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से समझाई गई है। उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा को, इसका एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस कथा के बारे में एक बहुत बढ़िया यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण को भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं किस तरह का उदाहरण है। देखिए पाठ का सार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये हरिहर काका हैं जो लेटे हुए हैं और ये बहुत सारे लोग हैं जो इनकी ज़मीन जायदाद को हथियाना चाहते हैं। कैसी क्या परिस्थिति रही उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। पाठ का सार जो है यहाँ पर दिया गया है। पूरा पाठ आपको आपकी बुक से ही पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर जो उसका मेन जो भाव है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और वैसे आपको यहाँ से पढ़ने के बाद बुक को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ गए होंगे आप। ठीक है। देखिए कथावाचक और हरिहर काका का संबंध कैसा था, यानी कि कथावाचक यहाँ पर बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, मिथिलेश्वर की। मिथिलेश्वर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिथिलेश्वर की बात कर रहे हैं जो कथाकार थे। और हरिहर काका का कैसा संबंध है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। कथाकार का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफ़ी नज़दीकी संबंध था। जो राइटर हैं मिथिलेश्वर और हरिहर काका दोनों ही बहुत ही नज़दीकी रहने वाले थे। काका ने कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। हरिहर काका ने मिथिलेश्वर को बचपन से बहुत प्यार किया। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वह कथाकार को प्यार करते थे। काका यानी कि हरिहर काका कथाकार को अपने मन की सारी बातें बताते थे। जो मिथिलेश्वर थे उनको काका जो है अपने मन की सारी बातें हो वहाँ पर बता देते थे। काका के प्रति कथाकार की क्या चिंता रही है ये भी यहाँ पर जान लीजिए। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करने क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। मतलब हरिहर काका बहुत परेशान थे, उनके बहुत सारी परेशानियां थी, तो कथाकार से भी उन्होंने जो है बातें करना एकदम बंद कर दिया था। ठीक है। वे मौन हो गए थे, चुप रहने लग गए थे। कौन, हरिहर काका। ठीक है। कोई भी बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को चिंता हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए जिससे काका की यह हालत ठीक हो जाए। मिथिलेश्वर हमेशा ये सोचते थे कि क्या किया जाए जिससे वापस जो काका है वो वैसे के वैसे हो जाए और उनके हालात जो हुए हैं वो वैसे के वैसे ही हो जाएं, ऐसा वो मिथिलेश्वर सोचते थे। ठीक है। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतने दुख दिए कि वो चुपचाप रहने लगे। धार्मिक समुदाय के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो है हरिहर काका है उनको बहुत सारे दुख देने शुरू कर दिए थे और वो बहुत ही चुप रहने लग गए थे। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखिए ठाकुर बारी का इतिहास हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है बच्चों, ये प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ठाकुर बारी है क्या। वैसे
ठीक है। गांव में स्थित पूजा स्थल का नाम होता है ठाकुरबाड़ी, यानी कि गांव में एक पूजा स्थल होता है, और गांव में एक पूजा स्थल होता है, उस गांव में जो पूजा स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। प्लीज़ याद रखिएगा इसे कि गांव में जो पूजा स्थल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठीक है। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं था। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर के रहने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा दिया। समय के साथ आबादी भी बढ़ती गई, मंदिर का भी विस्तार होता चला गया। एक संत वहाँ आकर के रहने लगे थे और गांव के लोगों ने जो है चंदा इकट्ठा किया और उसको बनवा दिया था। ऐसी ही यहाँ पर स्टोरी है। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व था। गांव के लोग ठाकुरबाड़ी को बहुत मानते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक पूजा जो स्थल होता है गांव के अंदर उसको कहा जाता है ठाकुरबाड़ी। ठीक है। उसका बहुत ही विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर क्या है? अटूट विश्वास है। ठाकुरबाड़ी के नाम काफ़ी ज़मीन भी हैं। जो ठाकुरबाड़ी जो मंदिर है, जो पूजा स्थल है, उसके नाम पर जो है, जहाँ पर भगवान की पूजा होती है उसके नाम पर जो है बहुत सारी ज़मीन भी थी। ठीक है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती थी। जो ठाकुरबाड़ी उस मंदिर का जो संचालन है एक धार्मिक समिति के द्वारा किया जाता था। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता रहता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार लोगों के लिए खोल दिए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर जितना भी धन होता था वो सारा इकट्ठा किया जाता था। अनाज होता था पूरा इकट्ठा किया जाता था। जो कुछ भी वहाँ दान आता था उसे इकट्ठा किया जाता था। और गाँव के लोगों में जब कोई भी विपत्ति आती थी या बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए, गांव की स्थिति ऐसी हो जाए कि पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो ठाकुरबाड़ी के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते थे। ऐसी मान्यता वहाँ पर रही है। तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। बहुत आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर ठाकुरबाड़ी के प्रति कथाकार का क्या नज़रिया रहा है उसे भी समझने की कोशिश करें। अन्य लोगों की तरह कथाकार भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाले भजन कीर्तन में जाया करते थे। जो कथाकार थे ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलते रहते। पूजा स्थल है, भजन कीर्तन वहाँ चलते रहेंगे। तो कथाकार जो मिथिलेश्वर जो राइटर हैं, इसके जो कथाकार हैं, कहानीकार हैं, वो भी वहाँ पर चले जाया करते थे कभी कभी। उनको वहाँ रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते थे। उनके विचार में ये लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं। हाँ, यानी कि जो मिथिलेश्वर है, जो वहाँ पर साधु संत रहते थे, वो उनको अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो काम धंधा कुछ करते नहीं थे, पड़े रहते थे, खाते रहते थे, इसलिए मिथिलेश्वर को वो अच्छे नहीं लगते थे। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खाते हैं। वे लोग दिन भर लोगों को बातों से ही बेवकूफ़ बनाते रहते थे। ये मिथिलेश्वर को सबसे बड़ा यहाँ पर जो है खराब लगता था कि वहाँ पर जो महंत पड़े रहते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर बहुत अच्छा व्यंजन वो बनाते थे और खाते थे। किस लिए? अपने लिए ही अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। भगवान तो खाने वहाँ आ नहीं रहे थे, उनको ही खाना होता था। और जो लोग वहाँ जाते थे उनको बातों में उलझाए रहते थे और बेवकूफ़ बनाते रहते थे। ऐसी मान्यता वहाँ पर थी। ऐसा मिथिलेश्वर वहाँ पर बताते हैं। हरिहर काका का परिवार कैसा रहा है यहाँ पर ये भी जानने की आप कोशिश करिए। गांव में हरिहर काका का परिवार है वो 4 भाई थे। यानी कि गांव में हरिहर काका का परिवार है वो कितने भाई थे? 4 भाई थे। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार था। कहने का मतलब ये है कि हरिहर काका के कोई भी संतान नहीं थी और बाकी के जो 3 भाई हैं उनका सबका भरा पूरा परिवार था, एकदम पूरा परिवार था। ठीक है। हरिहर काका की 2 शादियाँ हुई थी। कितनी शादियाँ हुई थी? 2 शादियाँ हरिहर काका की हो जाती है, लेकिन फिर भी एक भी संतान वहाँ पर उनको नहीं होती है। मगर दोनों ही पत्नियाँ बिना बच्चा जने मतलब बिना बच्चा पैदा किए ही वो स्वर्ग को चली जाती है, अर्थात मर जाती हैं। आगे है काका की अपनी औलाद नहीं है कोई भी। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघा खेत, कितना बीघा था? 60 बीघे खेत थे। प्रत्येक के हिस्से में
15-15 बीघा ज़मीन आई। हरिहर काका के पास भी कितने बीघे ज़मीन आई? 15 बीघा ज़मीन हरिहर काका के पास में आ जाती है। इस ज़मीन पर उनके भाई नज़र जमाए हुए हैं, यानी कि हरिहर काका के जो भाई हैं, जो 15 बीघा ज़मीन जो हरिहर काका के हिस्से में आई थी, उस पर उन तीनों भाइयों की नज़रें थी कि भाई इसके कोई संतान नहीं है, अब इसकी जो ज़मीन है वो हमारे ही आने वाली है। इस तरह से लालच जो है हरिहर काका के भाइयों के मन में आ चुका था। आगे देखिए क्या बात यहाँ पर लिखी गई है। हरिहर काका की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? देखिए, शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रही, मगर धीरे धीरे सभी उनसे क्या होते रहे? दूर होते चले गए। उनको बचा खुचा खाना दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि शुरू में तो हरिहर काका की बहुत सेवा की जाती रही, बहुत उनको पालन मतलब बहुत अच्छा उनके साथ सम्मान उनको दिया जाता रहा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उनका सम्मान घटता चला गया और लास्ट में तो ऐसा हो गया कि जो बचा कुचा खाना जो बच जाता था घर के अंदर सबको खाने के बाद में, वही उनको दिया जाता था। इतना बुरा सम्मान उनका होने लगा। जब कभी वे बीमार पड़ जाते थे तो बड़ी मुसीबत होती थी। कोई उनको पानी के लिए तक भी नहीं पूछता था, कोई भी उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था। इतनी बुरी दशा उनकी हो चुकी थी। वे स्वयं उठ करके अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नियों को याद कर करके खूब रोया करते थे। कौन? हरिहर काका की ऐसी दशा हो चुकी थी। आगे है हरिहर काका और ठाकुर बारे के महंत के बीच में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, वो भी आप समझ लीजिए। ठाकुर बारे के महंत भी हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। जो ठाकुर बारे के जो महंत थे वो भी हरिहर काका की ज़मीन पर ही नज़र गाड़े हुए थे। उनकी भी नज़र जो है हरिहर काका की ज़मीन पर चली गई थी। जब उन्हें काका से गुस्से के बारे में पता चला तो उन्हें अपने साथ ठाकुर बारी ले आए। जो हरिहर काका है, हरिहर काका के गुस्से के बारे में जब महंत जी को पता चला, जो ठाकुर बारे के जो महंत जी थे उनको पता चला, तो वो गुस्से का पता चलने के बाद में जो महंत है वो ठाकुर बारे का जो मेन पुजारी है वो हरिहर काका को अपने साथ जो है ठाकुर बारे में लेकर के आ जाते हैं। फिर आगे महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, ऐसा वो महंत जो है हरिहर काका से कहता है। आगे अपनी ज़मीन ठाकुर बारे के नाम लिख देना चाहिए तुम्हें। क्या मतलब आ रहा है? कुछ करना धरना है नहीं है, बस जो तुम्हारे पास ज़मीन है 15 बीघा उसे तुम ठाकुर बारे के नाम लिख दो, ऐसा वो महंत उनको सिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्त जो है हरिहर काका के साथ घटित होती हैं। आगे देखते हैं, महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन दिया जाता है। उनकी खातिरदारी महंत द्वारा बहुत की जाती है, प्रलोभन भी बहुत, लोभ भी उनको बहुत दिया जाता है। ठाकुर बारे में महंत द्वारा हरिहर काका के शाही खातिरदारी होती है, शाही अंदाज में बहुत उनका सम्मान होता है। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उनके लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? हरिहर काका के लिए बनाए जाते हैं। काका का स्वागत किया जाता है, उन्हें आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि वे अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख दें और ठाठ से ठाकुर बारी में ही रहें। ऐसा महंत जो है उनको लोभ और लालच देते हैं। तीनों लोकों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग में विमान उन्हें लेने आएगा, स्वर्ग से विमान आएगा लेने के लिए, ऐसे लालच देते हैं। लोग उनकी क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। ऐसा महंत जो है किसे? हरिहर काका को प्रलोभन दे करके ऐसी बातें करते हैं। हरिहर के भाइयों की क्या चिंता बढ़ गई, कैसी चिंता होने लगी। उधर जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट करके आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। वे भी ज़मीन के लालच में बेचैन हो गए। जब हरिहर काका के भाई जो है 3 भाई थे, जब वो खेत से लौट करके आए तो उनको हरिहर काका के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको भी तो ज़मीन का लालच था। उनको सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि कहीं हरिहर काका जो है अपनी ज़मीन, जो उसके हिस्से की ज़मीन है, वो कहीं उस ठाकुर बारे के नाम नहीं लिख दें, उस ठाकुर के बारे के नाम नहीं कर दें। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा वो सोचते। उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने काका को बहला पुसला लिया तो सारी जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा। काफ़ी सोच विचार करके वे हरिहर काका को लेने के लिए ठाकुर बारी की ओर चले जाते हैं। कौन? हरिहर काका के जो तीनों भाई थे वो अब वापस उनको लेने के लिए चले जाते हैं, अपनी पत्नियों को डांट करके। आगे देखते हैं,
काका के घर वापसी और उनका आदर सत्कार किस तरह से होता है। एक रात ठाकुर बाड़ी में बिताने के बाद हरिहर काका भाइयों के मनोहार के बाद वापस घर लौट आते हैं। एक रात वो ठाकुर बाड़ी में बिताते हैं। जब उनके भाई हाथ जोड़ी उनके साथ करते हैं तो वो वापस ठाकुर बाड़ी से कहाँ पर आ जाते हैं, अपने घर की ओर आ जाते हैं। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर माफ़ी मांगी। ज़मीन का लोभ था इसलिए उनकी अच्छी सेवा भी की गई और काका बहुत ही हैरान थे। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिलने लगा। जरा सी आवाज़ पर भवें हाजिर हो जाती थी और हरिहर काका ने सोचा कि अपने अपने होते हैं। बेचारा काका थोड़ा सा भोला भाला व्यक्ति था, इनकी लालच की भावना को समझ नहीं सका और जैसा उसने देखा वैसा ही वो सोचने लग जाता है। गांव वालों की जिज्ञासा कैसी थी, वो क्या सोचते थे गांव वाले, ये स्टोरी यहाँ पर समझाई गई है। गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। जब हरिहर काका के विषय में उन्हें पता चलता है तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कहता काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। गांव में अलग अलग बातें होती थी। कोई व्यक्ति कहता था कि ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम काका को लिख देनी चाहिए। उसे कौन सी ज़मीन करनी, कौन सा क्या लेके जाना है, इससे उसका नाम क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे कि उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों के परिवार को देनी चाहिए और कोई ये विचार रखता था वहाँ पर कि जो हरिहर काका के पास जो 15 बीघा जो ज़मीन है उसे अपने भाइयों को कर देना चाहिए। ऐसा भी लोगों के द्वारा विचार वहाँ पर रखे जाते थे। जितने मुंह उतनी बातें वहाँ पर होती थी। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी कि हरिहर काका की ज़मीन किसके नाम होगी। आखिरकार हर व्यक्ति गांव का यही जानना चाहता था। यही जिज्ञासा उनके बीच में थी कि हरिहर काका जो है अपनी ज़मीन को किसके नाम करके जाएंगे। ये हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा बनी रहती थी। इस तरह की वहाँ पर लोगों के बीच में कल्पनाएं चलती रहती थी। आगे देखिए काका का फैसला क्या रहा। देखिए हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। जब वहाँ कथाकार यानी कि जो मिथिलेश्वर है उनको बुलाया और हरिहर काका ने सारे की सारे जो मन की बातें हैं वो मिथिलेश्वर जो इसके राइटर हैं, कथाकार हैं, उनको वो बता देते हैं। फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी बनाना ठीक नहीं है। आखिरकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका को समझाया होगा और उन्होंने ये माना होगा कि अपने जीते जी अपनी ज़मीन को वो किसी को देने वाले नहीं हैं। ये बहुत बढ़िया बात यहाँ पर रही है। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी थी। उनका जीवन कैसा हो गया था, नरक जैसा उनका जीवन हो गया था। ये सारे के सारे उदाहरण जब उनको याद आए तो आखिरकार हरिहर काका फिर अपनी ज़मीन को किसी के नाम नहीं करते हैं। जीते जी ये फैसला वो कर लेते हैं। महंत द्वारा काका का अपहरण कर लिया जाता है। इस चक्कर में देखो हरिहर काका की ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया। बताओ कितनी भयंकर घटना है। महंत कितना लालची था कि उसने ज़मीन के लालच में, आखिरकार उसकी ज़मीन थी भाई, हरिहर काका की ज़मीन थी, महंत को क्या मतलब आ रहा था, लेकिन फिर भी महंत ने जो है हरिहर काका को क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। देखो आगे उसने ज़बरदस्ती काका के अंगूठों के निशान भी ले लिए स्टाम्प पेपर पर और हरिहर काका महंत की इज्जत करते थे और जो हरिहर काका थे वो जो महंत था, उसका जो मेन पुजारी था उस मंदिर का, ठाकुर बाड़ी का, उसकी वो बहुत सम्मान किया करते थे। कौन? हरिहर काका। और इस घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुर बाड़ी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुर बाड़ी से काका को मुक्त कराया और मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उसके साथियों का पर्दाफाश भी कर दिया था। बहुत बुरा, मतलब ये मान के चीज़ें कि सबसे मेन बात जो होती है ना, ये बहुत भयंकर तरह की घटनाएं इनके साथ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिहर काका का नज़रिया बदल जाता है। फिर जब भाइयों ने उसको आज़ाद करवाया तो हरिहर काका का नज़रिया है वो भी बदल जाता है। उक्त घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। ठाकुर बाड़ी के प्रति तो पहले से ही विमुख थे, वो अब सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण हैं। यानी कि जो भाई मेरे को जो आदर सम्मान दे रहे हैं वो भी मेरे पास जो ज़मीन है इसी वजह से ये मेरे को आदर सत्कार दे रहे हैं, अन्यथा ये भी मेरे को कोई आदर सत्कार देने वाले नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। सब उनकी जायदाद के कारण सब स्वार्थी हैं।
उनका इरादा मजबूत हो गया था कि अपनी ज़मीन किसी के नाम वो नहीं लिखेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर होती हैं। बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। ये मान के चले इस स्टोरी से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए आगे क्या बात होती है और आगे देखते हैं। जायदाद के लिए अपने ही क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। जो ज़मीन जायदाद जो होती है उसके लिए अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। किस तरह से बन जाते हैं अपने दुश्मन, देखते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं उस स्टोरी की ओर। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका के ज़मीन नहीं हासिल हो सकती। हरिहर काका के जो 3 भाई बचे हुए थे उनको लगा कि कहीं हरिहर काका इस ज़मीन को किसी को नहीं लिख दें, ये हमारे तरफ लिख ही नहीं रहा। तो हरिहर उनको डर था कि कहीं इसकी ज़मीन हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। ये सारी बातें उनको मन में कचोट रही थी। किसको? उन तीनों भाइयों को। सीधे सीधे काका ज़मीन नहीं हासिल हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया, यानी कि हरिहर काका के जो भाई थे उन्होंने भी हरिहर काका के प्रति जैसा महंत के द्वारा किया गया था वैसा ही रास्ता वहाँ पर उनके द्वारा भी अपनाया गया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की। किसने? हरिहर काका के भाइयों ने। और ज़मीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर के लोगों ने उन्हें आज़ाद कराया। इस घटना के बाद तो काका का मोह भंग हो गया, उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लग जाते हैं। यहाँ पर हर तरह हरिहर काका की चर्चा होने लग जाती है। किस तरह से गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की क्या हो जाती है, चर्चा होने लग जाती हैं। लोग बड़ा चढ़ा करके बातें कर रहे थे। कोई कहता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाएगी। कोई कहता था कि ज़मीन ठाकुर बारी को मिलेगी। गांव का वातावरण बहुत ही भयंकर गर्म था कि हरिहर काका की जो ज़मीन है आखिरकार वो ज़मीन जो है किसको मिलने वाली है। ये यहाँ पर हरिहर काका का ऐसा माहौल था। देखिए किस तरह से ये हरिहर काका हैं और ये उसके तीनों भाई हैं, किस तरह से बेचारे को कैसी दशा उसने हरिहर काका के प्रति कर दी है। इन तीनों जो लोभी लालची जो उसके भाई थे, इन्होंने हरिहर काका को किस तरह से बुरी दशा कर रखी है। तो ऐसी दशा व्यक्ति की हो जाती है, अर्थात जो है धन संपत्ति के चक्कर में अपने भी क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। ये बिल्कुल एकदम सही घटना है। 100% ये ऐसी घटनाएं होती रहती है दुनिया के अंदर। ठीक है, आगे देखिए हरिहर काका का मौन। हरिहर काका किस तरह से मौन धारण कर लेते हैं। इस सब घटनाओं का हरिहर काका पर ये प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, चुपचाप रहने लग जाते हैं। कौन? हरिहर काका एकदम सुनसान चुपचाप से रहने लग जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति था बेचारा। देखिए मौन रहने लग जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया और वही उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर मौज कर रहे थे। आखिरकार जो पुलिस वाले थे वो भी काका के खर्चे पर ही मौज कर रहे थे और नौकर जो उन्होंने रखा था वो उनकी सेवा करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चलती रहती है और आखिरकार हरिहर काका जो है बहुत अच्छा जीवन उनके बिना जी लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति के कारण। हरिहर काका के प्रति लेखक की जो आसक्ति थी, आसक्ति के क्या कारण है। अब हरिहर काका के प्रति जो लेखक का जो लगाव था, वो लगाव होने के पीछे क्या कारण रहे हैं वो यहाँ पर बताते हैं। देखिए क्या कारण रहते हैं, समझते हैं। कथावाचक, कथावाचक का मतलब वही कथाकार जो है, और हरिहर काका के बीच में दोस्ती का संबंध था। क्या संबंध था भाई? दोस्ती का संबंध था। याद रखना क्या संबंध था? दोस्ती का संबंध था। हरिहर काका अपने मन की जो सारी बातें हैं वह कथावाचक को बता देते थे। हरिहर काका पूरी की पूरी बातें, अपने मन की जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी वो कथाकार को बता दिया करते थे।
है ना। आसक्ति के क्या कारण है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कैसे हरिहर काका और कथाकार के बीच में दोस्ती का संबंध था। हरिहर काका मिथिलेश्वर जो कथाकार है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से विश्वास करते थे और हरिहर काका उनको पूरी की पूरी बातें जो है बताते थे। फिर आगे देखिए, इस संबंध के दो प्रमुख कारण यहाँ पर हैं। दो प्रमुख कारण कौन से होते हैं? पहला कारण है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। पहली बात तो ये है कि जो हरिहर काका है उनका जो घर है वो कहाँ पर है? कथाकार के पड़ोस में ही था। आगे है, पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ हमेशा रहता था, इसलिए भी आसक्ति ज़्यादा थी, लगाव ज़्यादा था। दूसरा कारण क्या हो जाता है कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से ही प्यार करते थे। जो हरिहर काका थे वो कथावाचक को बचपन से ही प्रेम करते थे, इसलिए भी उनके प्रति आसक्ति थी और वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में क्या हो गया? बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हरिहर काका की लेखक के प्रति आसक्ति थी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, हरिहर काका और कथावाचक के बीच घनिष्ठ संबंध क्यों थे? पहले वाले को भी आप यहाँ पर आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी और लिखा है, कथावाचक हरिहर काका का सम्मान करते थे। दोनों के बीच प्यार और दोस्ती का घनिष्ठ रिश्ता था। हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वो कथावाचक को अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। कथावाचक का घर हरिहर काका के पड़ोस में था, इस कारण भी कथावाचक को चाहते थे वो, और काका कथावाचक को बचपन से ही बहुत दुलार करते थे। वे कथावाचक को अपने कंधे पर बैठा करके सैर कराया करते थे। कथावाचक जवान हुआ तो उसकी जो दोस्ती है, उसका जो बचपन है वो दोस्ती में बदल जाता है। दोनों की दोस्ती भी ऐसी हुई कि एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। दोनों की दोस्ती में उनकी आयु आड़े नहीं आई, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि हरिहर काका और कथाकार के बीच में क्या हो गया था? गहरा रिश्ता, गहरा संबंध हो गया था। किसका? दोस्ती का। क्योंकि हरिहर काका कथाकार को बचपन से ही जानते थे, कोई भी एक दूसरे की बातों को नहीं छुपाते थे। जिसको जो जरूरत होती थी एक दूसरे एक साथ मिलकर के वो किया करते थे, क्या? पूरी किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक द्वारा बात करने पर भी हरिहर काका खामोश क्यों रहे? लेखक द्वारा जब बात की गई तो फिर भी हरिहर काका खामोश मौन कैसे रहे? इसके पीछे क्या रीजन रहा? हरिहर काका मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो गए थे। हरिहर काका मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए थे उसके भाइयों से, महंत से, इस वजह से वो खामोश रहे। पहले तो वो ठाकुर बारी के महंत से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई, मानसिक यातनाएं दी गई। उसके बाद उसके सगे भाइयों ने उनको शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दी। इन घटनाओं से उनके मानसिक संतुलन क्या हो गया? हरिहर काका का बिगड़ जाता है और इस वजह से लेखक द्वारा बात करने पर भी हरिहर काका खामोश रहे, कुछ भी नहीं बोल पाए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वो क्यों चुप रहे। तो ये आंसर बहुत सटीक आंसर इसका बैठता है। आगे है, महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका की मन स्थिति का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। क्या उनकी मन स्थिति रही? महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका के मन में विचार करने लगे, हरिहर काका के मन में विचार आने लगे, करने लगे हरिहर काका कि महंत जी सच कह रहे हैं, यहाँ कौन किसका है? ठाकुर जी के नाम जमीन कर देंगे तो लोग उन्हें याद रखेंगे, ये पुण्य जो है उन्हें कमा लेना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, उनको ज़मीन न देना, उनके साथ विश्वासघात करना होगा। और इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते वे असमंजस की स्थिति में रहने लगे। उन्होंने कहा कि भाई महंत का कहना भी बिल्कुल सही है कि मेरा कौन यहाँ क्या है, मैं ठाकुर बारे के भगवान के नाम अपनी ज़मीन को लिख के चला जाता हूँ तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, लोग मेरी पूजा करेंगे, लोग मेरे को जानेंगे, लोग मेरा नाम यहाँ पर होगा। महंत भी सही कहता है। लेकिन बाद में वहाँ पर जो है हरिहर काका के मन में भी विचार आता है कि जो भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी तो अपने ही होते हैं, मैं उनको क्यों ना अपनी ज़मीन उनको दे दूं। ऐसा हरिहर काका यहाँ पर सोचते हैं। मन स्थिति में द्वंद्व उनके चलता रहता है। किसके? हरिहर काका के। अगला प्रश्न क्या कहता है? महंत के यहाँ से लौटने के बाद हरिहर काका के प्रति उनके भाइयों का व्यवहार
क्यों बदल गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है कि हरिहर काका जब महंत के वहां से लौटे तो यहाँ पर उनके जो 3 भाई थे उनका व्यवहार क्यों बदला, क्यों बदला, क्यों बदला? ये जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर बन करके आता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा भाई। देखिए, हरिहर काका के भाई जानते थे कि अगर हरिहर काका ने जमीन अगर ठाकुर बारी के नाम कर दी, अगर जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दी तो वे कहीं के न रहेंगे। 15 बीघा जमीन जो उपजाऊ है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अतः उन्होंने परिवार को समझा दिया था कि काका की खूब सेवा की जाए। यही कारण था कि हरिहर काका की ज़्यादा सेवा होने लगी। किसके वजह से? ज़मीन को हथियाने की वजह से। जब महंत के यहाँ से काका आए तो इस वजह से उनका सम्मान ज़्यादा होने लग गया था। ये यहाँ पर सबसे मुख्य कारण उभर करके आता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिनके कारण महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण किया गया था। वो कौन सी परिस्थितियां रही, कौन सी स्थितियां रही कि जिसके कारण महंत ने उनका अपहरण करवाया, उनको किडनैप करवाया? क्या रहा? देखिएगा, महंत ने हरिहर काका को खूब समझाया। महंत के द्वारा हरिहर काका को खूब समझाया कि अपनी जमीन जो है ठाकुर बारी के नाम कर दें। महंत ने उनको बहुत समझाया। उन्होंने काफ़ी प्रलोभन भी दिए। जहां कहीं भी मौका मिलता हरिहर काका को उकसाने लग जाते थे, मगर काका नहीं मान रहे थे। उन्होंने सोचा कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, वह अपनी जमीन तो ठाकुर जी को देना चाहता है मगर भाई के परिवार के मोह में पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि हरिहर से जबरन जमीन के कागज लिखवाए जाए, बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। और यही सोचकर उन्होंने हरिहर काका का क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। मतलब महंत ने यह सोचा कि हरिहर काका जो है थोड़े से भटक गए हैं। किसके चक्कर में? अपने भाइयों के मोह के चक्कर में। वो जमीन तो लिखना चाहता है लेकिन मोह उसको छोड़ नहीं रहा, तो इसको जबरदस्ती उठा लिया जाता है और इससे जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए जाएं, बाद में ये अपने आप कर देगा, ऐसा उसने सोचा था। इसलिए उसको अपहरण करवा दिया था। किसको? हरिहर काका को। किसके द्वारा? महंत के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न, हरिहर काका के न रहने पर उनकी जमीन पर किसके अधिकार की संभावना है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नहीं रहने पर किसकी सबसे मेन संभावना थी? देखिए, हरिहर काका के न रहने पर उनकी जमीन पर उनके भाइयों के परिवार के अधिकार की संभावना तो बिल्कुल 100% यही था। महंत ने तो जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए थे। भाई महंत ने तो जबरन उनके अंगूठे के निशान लगाए थे। हरिहर काका मरेंगे तो किसके पास जमीन जानी है? उनके भाइयों के पास ही जानी है। बिल्कुल एकदम राइट बात है। इस बात को सभी जानते थे। इसके लिए काका ने मुकदमा भी किया। उधर उनके भाइयों ने भी जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए, मगर वे भी जमीन अपने नाम नहीं करवा सके। अगर हरिहर काका अपनी जमीन की वसीयत नहीं करते तो उनकी जमीन उनके परिवार के सदस्यों के नाम हो जाती। हरिहर काका ने अपनी जमीन को जीते जी किसी के नाम नहीं किया और आखिरकार जो उनकी सेवा करने वाला है उसके नाम उन्होंने अपनी जमीन को कर दिया, तो इसलिए उनको भाइयों को भी वो नहीं मिल सकती थी, ऐसा यहाँ पर माना गया है। अगला है क्वेश्चन, हरिहर काका यदि विवाहित होते तो परिवार के सदस्यों के साथ उनके संबंध कैसे होते? तो कैसे होते? ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हरिहर काका विवाहित ही थे। भाई विवाहित ही थे वो तो उनके संतान नहीं हुई। 2 पत्नियां कर ली उन्होंने, फिर भी नहीं हुई संतान। क्या करें? ये अलग बात है कि उनकी दोनों पत्नियां कोई बच्चा जने बिगड़, यानी कि बच्चा ही उनकी पत्नियों को पैदा नहीं हुआ, वो मर गई पहले ही। ठीक है, बिना बच्चे जने हुए मर गई। हाँ, यदि हरिहर काका का भरा पूरा परिवार होता तो पत्नियां जीवित होती तो उनकी देखभाल और भी पूछताछ बहुत अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार कुछ अलग ही होता, क्योंकि उसका भरा परिवार होता, उसके बच्चे होते, पत्नियां होती, सब कुछ होता, तो उसका आदर सत्कार तो वैसे ही अच्छा होता। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा, तुम सब ठाकुर बारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। इस कथन के आलोक में आप हरिहर काका की पीड़ा से कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल हरिहर काका की इतना ही दुख हो गया था बेचारे की, इसलिए वो ऐसा यहाँ पर बोल जाते हैं। देखिए, हम हरिहर काका की इस पीड़ा से पूरी तरह से सहमत हैं। उसके सगे संबंधी उसकी जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ठाकुर बारी के महंत पुजारी भी उसकी संपत्ति के ताक में थे। दोनों महास्वार्थी और लुटेरे थे, इसलिए हरिहर काका उनसे
टकराना स्वाभाविक था। हरिहर मतलब महंत और उसके भाई सब कुछ की ज़मीन को लूटना चाहते थे, इसलिए हरिहर काका हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जीते जी मैं तुम्हें एक ज़मीन का एक टुकड़ा तक तुम्हारे नाम नहीं कर सकता, ऐसा हरिहर काका वहाँ पर कह देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भाइयों के डांट दबाव बेअसर हो जाने के बाद हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने क्या किया? जो महंत ने किया वही उसके भाइयों ने भी कर डाला। देखिए किस तरह से, जब हरिहर के भाइयों ने डांट दाब लगाने का कोई भी असर हरिहर काका के ऊपर नहीं देखा गया तो जोर जबरदस्ती का तरीका उन्होंने भी अपना लिया। जो महंत के द्वारा जो तरीका अपनाया गया उसके भाइयों के द्वारा भी वैसा ही तरीका अपनाया गया। उन्होंने हथियारों के बल पर हरिहर काका से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया और उन्होंने हरिहर को मारा पीटा। और जब वो हरिहर काका चिल्लाया तो उसके मुंह में, बेचारे के मुंह में जो है कपड़ा भी ठूंस दिया, लेकिन जो लोगों ने जब उसकी आवाज़ को सुना तो उसे बचा लिया गया था। अगला प्रश्न है, हरिहर काका की जीने की लालसा में बड़ी बेचैनी और चटपटाहट की तुलना लेखक ने किससे की है? किससे तुलना यहाँ पर की गई है? हरिहर काका की जीने की लालसा, बड़ी बेचैनी, छटपटाहट, सबकी तुलना यहाँ पर मिथिलेश्वर जो राइटर हैं, इसके कथाकार हैं, उनकी तुलना यहाँ पर किससे की जाती है? लेखक ने हरिहर काका के बेचैनी और चटपटाहट की तुलना जो है मझधार में फंसी नाव, मझधार में फंसी नाव के मुसाफिर से की है कि मुसाफिर जो है मझधार में बैठ गया, नाव बीच में फंस गई, मैं इधर जाऊंगा डूबूंगा, उधर जाऊंगा डूबूंगा, क्या करूं क्या ना करूं, बीच में फंस गया हूं। इस तरह से मुसाफिर जैसी स्थिति उसकी, मझधार में फंसी हुई नाव के मुसाफिर की, जो मुसाफिर थे उसके समान उनकी स्थिति वहां पर बन जाती है। किसकी? हरिहर काका की, जो न तो बच सकते हैं और न चीख पुकार कर सकते हैं, वह केवल अपने नाव को धीरे धीरे जल में डूबता हुआ देख सकता था। ऐसी स्थिति यहाँ पर हरिहर काका की हो जाती है। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोहभंग की शुरुआत कब हुई? हरिहर काका पाठ के आधार पर हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोहभंग जो है तब शुरू हुआ जब उनके भाइयों की पत्नियों और बहुओं तथा बच्चों ने उन्हें पूछना ताजना सब बंद कर दिया। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई भी उन्हें पानी देने के लिए नहीं आता है और बच्चे भी धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, औरतें उनका ध्यान नहीं देती हैं, भाई खेतों में चले जाते हैं, तब उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ता था। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आती थी। तभी उनके अपने भाइयों के परिवार से उनका क्या हो गया था? मोहभंग हो गया था। इसलिए मोहभंग हुआ कि उनके जीते जी उनकी सेवा नहीं की जा रही थी, कोई उनका सम्मान नहीं करता था, वो मृत जैसी स्थिति में हो चुके थे, सारा काम उनको उठ करके करना पड़ता था। जब वो बीमार हो गए तो भी उनकी कोई नहीं सुनता था, तो परिवार से भी उनका क्या हो जाता है? मोहभंग हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? ठाकुर बारे में एक रात गुजारने में हरिहर काका को कैसा अनुभव हुआ? देखिए कैसा अनुभव होता है। ठाकुर बारे में एक रात गुजारने में हरिहर काका ने असीम सुख, संतोष, शांति का अनुभव किया। स्वयं पुजारी ने उन्हें खाना परोसा, महंत जी ने धर्म चर्चा करके शांति पहुंचाई, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और व्यंजन उनको मिले। ऐसे बढ़िया खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। सोने के लिए बहुत ही आरामदायक पलंग उनको दिया गया। सेवकों ने उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक ही रात में असीम सुख और संतोष प्राप्त कर लिया था। इसके पीछे भी महंत का लालच छुपा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उस एक रात में यहाँ पर हरिहर काका उस महंत की जो लालसा थी उसे वो नहीं समझ सके। ये बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है, लेकिन मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे। गांव में हरिहर काका के बारे में क्या खबरें फैल रही थी, क्या क्या लोग जान रहे थे? गांव में हरिहर काका के बारे में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें, खबरें फैल रही थी। कोई कहता था कि महंत जी और हरिहर काका के भाई अफसोस मना रहे हैं कि उन्होंने हरिहर काका का अंगूठा टिकवाने के बाद उसकी हत्या क्यों न कर दी। दूसरी खबर ये फैल रही थी कि हरिहर काका के मरने के बाद उसका दाह संस्कार करने के लिए महंत और हरिहर
कि भाई बंधु खूब लड़ेंगे। तीसरी अफवाह क्या थी? यह फैली कि हरियर की मृत्यु के बाद उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके भाइयों ने बूटन नामक डाकू से समझौता कर लिया है। चौथी खबर यह थी कि यह फैली कि महंत हरियर की मृत्यु के बाद देश भर के साधुओं और नागाओं को बुलाने वाला है। ऐसी खबरें वहां पर चल रही थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर के अंदर। ये जो है ना एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद करने हैं। ठीक है, आगे देखिए। हरियर काका कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा है मिथिलेश्वर का, ये भी जान लेते हैं। यह समाज के किस कटु सत्य की ओर संकेत करती है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है इस कहानी का। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, ये कहानी जीवंत का सच हमें बताती है कि किस तरह से आज वर्तमान समय में कैसी दुर्दशा लोगों की हो रही है। देखिए, हरियर काका नामक कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा है? सगे और पराये लोगों के प्रति सावधान करना रहा है। अपने सगे लोग हैं, आपके संबंधी लोग हैं, और जो पराये लोग हैं उनके प्रति आप किस तरह से आप रहते हो, ये आपको जो ये कहानी है बिल्कुल सावधान करने की ओर बताती है। ठीक है, आगे लेखक ने इस कहानी के माध्यम से इस बात पर बल दिया कि सभी प्रकार के संबंध, रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। यही नहीं, सगे संबंध तो दूर की बात हैं, साधु महात्मा आदि भी इस बुराई से अछूते नहीं हैं, और वे भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को स्वयं समझदारी दिखानी चाहिए और किसी भी रिश्ते की बजाय स्वयं पर भरोसा ज़्यादा करना चाहिए। हरियर काका नामक कहानी में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जैसा महंत और उसके भाइयों ने किया। किसके साथ? हरियर काका के साथ। उनके आपसी रिश्ते भी स्वार्थ में ही क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं, स्वार्थ में बदल जाते हैं, स्वार्थ पर आधारित हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जो लोगों के कल्याण की बातें करती हैं, वह भी स्वार्थ से अछूती नहीं रहती हैं। धन प्राप्त करने की चाहत लोगों को रिश्ते नातों में काफ़ी न भरकर पानी वाले दरार पर देती हैं, कभी न भर पाने वाली दरार डाल देती है। अर्थात जो ऐसे दरार वहाँ पर पड़ जाती है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी तरह से ये बात समझाती है। आगे देखिए, हरियर काका के अपने परिवार के सदस्यों से मोहभंग की जो शुरुआत है वो किस प्रकार हुई? क्या ये मोहभंग उचित था? कैसे शुरुआत हुई वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। हरियर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोहभंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियों ने, बहुओं ने, बच्चों ने उन्हें पूछना तक बंद कर दिया था। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने तक भी नहीं आया था। भाइयों के बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते थे, औरतें उन पर ध्यान नहीं देती थी। उनके भाई तो खेतों पे चले जाते थे, अतः उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए स्वयं ही उठना पड़ता था। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। मतलब कोई भी वो उनका ध्यान ही नहीं देता था, कोई भी, यानी कि भाइयों की पत्नियाँ, उनके बच्चे, उनकी बहुएँ, कोई भी कुछ भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था। तब से ज़्यादा उनका मोहभंग हो गया था। हरियर काका के मोहभंग को किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि उनके भाइयों के परिवार के सदस्य उनकी बीमारी में भी देखभाल नहीं कर सकते तो फिर ऐसे परिवार का कोई लाभ नहीं है। भाई परिवार किस लिए होता है? जब हम बुरी स्थिति में हो, समस्यात्मक स्थिति में हो, और जब परिवार हमारा साथ दे तो परिवार है। अगर परिवार ही हमारा ऐसी बुरी स्थिति में भी साथ नहीं दे तो किस काम का परिवार? कोई परिवार नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक स्थान पर हरियर काका ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा।
तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। हरिहर काका के ऐसा कहने के पीछे कौन सा दर्द था? क्या आप हरिहर काका की इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? ये बात वो कहते हैं। हरिहर काका को महंत और उसके साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों और बहुत दुख उनको हुआ। इसके बाद वे जब वे अपने घर आए और घर पर उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनसे महंत जैसा ही व्यवहार किया, उसके साथियों जैसा ही व्यवहार किया शुरू कर दिया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि महंत तो पराया था, लेकिन ये तो मेरे अपने हैं, ये मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो सोचता है। यही कारण है कि जब परिवार के सदस्यों ने जोर जबरदस्ती के द्वारा उनसे ज़मीन अपने नाम लिखने को कहा, तो उन्होंने कह दिया कि चाहे वे मर क्यों न जाए, किंतु अपनी ज़मीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये कह दिया था कि चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, फिर भी जीते जी तुम्हें अपने नाम, मेरी जो ज़मीन है उसे मैं आपके नाम नहीं लिखूंगा। हरिहर काका की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं हम। कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि यदि परिवार के सदस्य भी बाहर के लोगों की तरह ही व्यवहार करने लगे और जोर ज़बरदस्ती पर उतर आए, तो उनमें और बाहरी व्यक्तियों में क्या फ़र्क, क्या अंतर रह जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? सबके मन में ये बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। इससे गांव वालों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? देखिए, जब हरिहर काका को महंत जी और उनके भाइयों की असलियत खुल जाने के बाद पुलिस का संरक्षण मिल गया, तो भी गांव वालों के बीच में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। गांव वाले इस बात को आशंकित थे कि हरिहर काका के कारण आने वाले समय में न जाने और कौन सी मुसीबत गांव में आएगी। गांव वालों की इस सोच से, उसकी इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि उन्हें हरिहर काका से कोई भी लगाव नहीं था, बल्कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए इस विषय में चिंतित थे। इससे ये भी पता चलता है कि आज के युग में कोई किसी के लिए नहीं सोचता, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परेशान रहता है। आज समाज में इस प्रकार के मनोवृत्ति ने घर कर लिया है, जिससे अपनापन, लगाव, एक दूसरे के सुख दुख में चिंता आदि समाप्त यहाँ पर कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने अपने तब माने जाते हैं जब वो बुरे वक्त में काम आते हैं। समझ गए? तो अगर परिवार है, सब कुछ है, और वो बुरे वक्त में काम नहीं आता है, तो वो परिवार किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है। महंत द्वारा हरिहर काका को समझाए जाने पर उनकी मन स्थिति कैसी हो गई थी? जब ठाकुर बारे में महंत ने हरिहर काका को समझाया कि यदि वो अपनी ज़मीन को ठाकुर बारे के नाम लिख दें तो उनका नाम क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, समाज में उनका सम्मान बढ़ जाएगा। तब उन्हें लगा कि कहीं उन्हें इस पुण्य अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। मतलब जो हरिहर काका थे वो भी ये सोचते थे, लेकिन क्या होता है देखिए, दूसरे ही समय उन्होंने ये भी सोचा कि उसके भाइयों का परिवार भी तो अपना ही एक परिवार है। यदि वह अपने भाइयों को अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा नहीं देते हैं तो ये अपने परिवार से मैं क्या करूँगा? विश्वासघात करूँगा, ऐसा वो कहते हैं। जैसा चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार के सदस्य तो अंतिम समय तक काम आते हैं। और यही सब सोच करके हरिहर काका असमंजस की स्थिति में आ गए। उनसे महंत को कुछ भी न कहते बना और न ही कुछ वो सोचते बना। इसलिए ये सारी बातें सोच कर उन्होंने महंत के ठाकुर बारे के नाम अपनी ज़मीन नहीं लिखी। फिर आगे देखिए, हरिहर काका एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती है। हरिहर काका जो कहानी है वो हमें शोषित वर्ग के प्रति दिखाई देती है, एक प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती है। इस कथन पर अपने तर्क हमें प्रस्तुत करके आपको बताने हैं। आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कथाकार मिथिलेश्वर ने अपनी इस कहानी में कथा नायक हरिहर काका, जो इसके कथा नायक हैं, का वर्णन करते हुए उनके एकांकी जीवन का चित्रण यहाँ पर किया है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का ये एक कटु यथार्थ है, कटु सत्य है कि आज की स्थिति ऐसी ही स्थिति बनी हुई है कि बुढ़ापे का सहारा कही जाने वाली संतानों का या परिवार के अन्य लोगों की जो बेमेल विचारधारा वृद्ध व्यक्ति के त्रस्त होती दिखाई दे रही है, उनके पास कोई परिसंपत्ति या अधिकार नहीं होता। लेकिन हरिहर काका की स्थिति इससे भिन्न दिखाई देती है। आगे क्या कहा जाता है? हरिहर काका के पास जमीन जायदाद है, उनका अधिकार भी है, वास्तविक तौर पर सीमित नहीं है, फिर भी
परंतु वे इस रूप में भी एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं कि उनके सगे भाइयों के परिवार और सामाजिक व्यवस्था ने अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्हें शोषण का शिकार कर लिया, बना दिया, खिन्न मनोवृत्ति वाला उनको बना दिया था। ये इस चैप्टर के अंदर हमें समझाया गया है। भाई उनकी संपत्ति के लिए जान लेने पर भी उतारो आ जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने के लिए नाम पर उनका शोषण कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाली धार्मिक संस्थाओं का चरित्र भी ठाकुर बारी और उनके महंत की गतिविधि भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है और शोषण करने में वे भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा इस कहानी के अंदर हमें बताया गया है। जबरदस्त कहानी है, भयंकर क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो ये स्टोरी पूरी की पूरी जो हरिहर काका स्टोरी है, वो जो हमारे कथाकार हैं मिथिलेश्वर के द्वारा लिखी गई है, पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई है। जितने भी क्वेश्चन इस स्टोरी से बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, स्टोरी को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि बार बार रिवाइज अगर करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है हरिहर काका की, वो यहीं पर समाप्त होती है और आगे जो स्टोरी होगी उसके साथ हम लोग नए चैप्टर के रूप में आगे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।